हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 10 का जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज सेंट्रलाइजेशन, वो कवर करके चैप्टर नंबर 10 फुली वाइंड अप कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद सेंट्रलाइजेशन। स्टूडेंट, सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल ऑपोजिट है डिसेंट्रलाइजेशन से। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता था कि हम क्या कर देते, डेलीगेशन का वो एक्सटेंडेड वर्जन था। लेकिन सेंट्रलाइजेशन क्या है, बिल्कुल रिवर्स है डिसेंट्रलाइजेशन का। इसके अंदर क्या होता है, इट रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल अथॉरिटीज़ एट द लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो सारी की सारी अथॉरिटीज़ का कंसंट्रेशन है वो किसके हाथों में होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में होता है। दैट मीन्स दे आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। चाहे कोई भी डिसीज़न लेना है, पॉलिसी बनाना है, जो भी सारी की सारी पावर्स हैं वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी के पास ही रहती हैं। When the authority to take the decision is utilized mostly by the superior, such a setup is called centralization. जब अथॉरिटी, किसी भी डिसीज़न को लेने की अथॉरिटी किन के हाथों में है, सुपीरियर के हाथों में है, तो वैसा सेटअप क्या कहलाता है, आपका सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। इसके अंदर अंडर इट ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजर्स बिलोंगिंग टू टॉप हिरार्की एंड द मिडल लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजर्स। और जो भी डिसीजंस हैं, जो भी मैनेजर्स ने लेने हैं, ठीक है, वो टॉप हिरार्की और जो मिडल और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, सिर्फ उनको उन डिसीजंस को क्या करना है, इम्प्लीमेंट ही करना है। इस तरह का जो सेटअप होता है वो सेटअप कौन सा सेटअप कहलाता है, आपका सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है सेंट्रलाइजेशन की वो है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। वही जो मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन के टाइम पढ़ाई थी, वही वाली डेफिनेशन सेंट्रलाइजेशन की हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, एवरीथिंग जो सबऑर्डिनेट की इम्पोर्टेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, वो तो होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन एवरीथिंग जो रिड्यूस करता है वो क्या होता है, आपका सेंट्रलाइजेशन। क्लियर। अगर स्टूडेंट्स बात करें करेक्टरिस्टिक्स की सेंट्रलाइजेशन की, तो सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो है ऑलमोस्ट ऑल द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन इज केप्ट रिजर्व्ड एट द टॉप लेवल। कि सारी की सारी अथॉरिटी, ऑलमोस्ट सारी अथॉरिटी डिसीजंस को लेने की वो किन के पास होती है, टॉप लेवल के पास होती है सेंट्रलाइजेशन के अंदर। सेकेंड इज जो रोल है सबऑर्डिनेट्स का, गेट्स नो इम्पॉर्टेंस। जो सबऑर्डिनेट्स को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती और उनका जो काम होता है वो क्या होता है, सिर्फ डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का। नेक्स्ट इज जो डेलीगेशन का प्रोसेस है उसको मिनिमम इम्पॉर्टेंस दी जाती है सेंट्रलाइजेशन के अंदर। और जो डिस्टेंस है, जहाँ पर काम होना है, जहाँ पर काम कहाँ होगा, जहाँ पर मिडल लेवल और हमारा लोअर लेवल होगा, और जहाँ पर पॉलिसीज़ लेनी है वो कौन सी जगह होगी, टॉप लेवल वाली। तो इनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में यहाँ भी डिसीज़न लिए जाते हैं, यहाँ भी हर जगह डिसीज़न लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं होता या कोई भी आप कह लीजिए डिस्टेंस नहीं होता। लेकिन सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ये देखो, सेंट्रलाइजेशन के अंदर टॉप लेवल के पास डिसीज़न लेने हैं और इम्प्लीमेंट होने हैं यहाँ पर मिडल में और लोअर में। तो ये देखिए इतना जो है ये क्या है, गैप है, डिस्टेंस है। तो ये किसके केस में होता है, हमारा सेंट्रलाइजेशन के केस में होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब कुछ एक हम एडवांटेजेस या इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन की। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है कि इंडिपेंडेंट सेटअप होता है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो सेटअप होता है वो किस तरीके का होता है, इंडिपेंडेंट सेटअप होता है। जो सुपीरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, क्योंकि लिटिल रोल होता है किनका, सबऑर्डिनेट्स का। मीनिंग देयर बाय दैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन देयर सबऑर्डिनेट्स, उनको अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता, इंडिपेंडेंटली उनको डिसीज़न लेने हैं। इसकी वजह से जो सबसे पहली एडवांटेजेस है सेंट्रलाइजेशन की वो यही है कि किस तरह का सेटअप है, इंडिपेंडेंट सेटअप है। नेक्स्ट इज़ मोर कोऑर्डिनेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है, देयर इज़ फुल कॉपरेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट बिकॉज दे आर रन बाय अ सेंट्रल ऑफिस।
नो डिपार्टमेंट हिंडर्स द वर्क ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। सेंट्रलाइजेशन के अंदर फुल कॉर्पोरेशन होती है सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि सबको किसने रन करना है, सेंट्रल ऑफिस ने। कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालता, क्योंकि एक ही डिसीजन है, वही सबको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से इस्टेब्लिश होता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिसीजन होती है, क्योंकि अगर तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा वहाँ पर सब अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में हायर अथॉरिटीज़ ने जो डिसीज़न ले लिया वही सभी को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो एक रन थ्रू डिसीजन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। नेक्स्ट कम्स चीप सेटअप। जो सेंट्रलाइजेशन का सेटअप है वो भी क्या है, चीप है। वो कैसे, चीप का मतलब है सस्ता। Under this setup, there is no need to provide necessary facilities to all the departments to make them self-reliant. इसके अंदर जो है कि कोई भी मतलब चलो नॉर्मल सभी फैसिलिटीज़ तो ऑलरेडी होंगी सभी डिपार्टमेंट में, कुछ भी स्पेशल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि सब काम करना किसने है, सेंट्रल ने, या आप कह लीजिए टॉप लेवल ने, जिसकी वजह से खर्चा क्या आता है, कम आता है। एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सर्विस, क्योंकि एम्प्लॉयज़ कौन, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्या है, एक्सपर्ट्स हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मेन मेंबर्स हैं। तो जो डिसीजन होगा वो क्या, कौन लेगा, एक्सपर्ट्स लेंगे। तो जिसकी वजह से जो एडवांटेजेस हैं एक्सपर्ट सर्विसेज मिल पाएंगी। और जो लास्ट एडवांटेजेस है दैट इज़ मोर कंट्रोल। जनरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी डिसीजंस को लेने की वो किन के कंधों के ऊपर है, सुपीरियर्स के कंधों के ऊपर है। देयरफॉर वो अपने काम में किसी भी तरह की केयरलेसनेस शो नहीं करेंगे। सिंस दे कैन नॉट बी केयरलेस, इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। सो इन अदर वर्ड्स, फुल कंट्रोल्स ऑलवेज रिमेन्स ऑपरेटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से गलती का कोई चांस नहीं होगा। एक डायरेक्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्टेब्लिश होगा और फुल कंट्रोल हमेशा ऑपरेटिव रहेगा। ये तो थी स्टूडेंट्स कुछ एक एडवांटेजेस और या आप कह लीजिए इम्पॉर्टेंस सेंट्रलाइजेशन की। ऑन द सेम वे देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू। तो हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं सेंट्रलाइजेशन की, वो करते हैं। सबसे पहले है कि एक्सेसिव वर्कलोड फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स। सबसे पहली जो इसकी डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो काम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि सारे डिसीजंस उन्हीं को लेने हैं। सेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉसिबल। अगर हम कह लें कि 4 बंदों ने डिसीज़न लेने हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन के, चलो एक लेवल पे ठीक है, बट सपोज़ अगर हम सोच रहे हैं हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, हमने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, फिर भी वो 4 बंदे ले तो उनका एफिशिएंसी लेवल भी डाउन होगा, अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो जो 4 बंदे हैं वो क्या हो जाएंगे, ओवर वर्कलोडेड हो जाएंगे, काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवर एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉसिबल है। Worker producing setup, since all the authority is utilized by top management, it checks the development of the managers at the middle and lower level hierarchy. Since they are kept from the managerial decision, their competency gradually starts declining. In short, it can be said that this setup creates only workers, not managers. बहुत अच्छी बात बताई गई है इस पॉइंट के अंदर, ध्यान से सुनिए कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स तो बना देता है बट मैनेजर्स नहीं। वो कैसे, देखिए, सेंट्रलाइजेशन के अंदर पावर्स कौन लेगा, टॉप लेवल अथॉरिटीज़। वर्कर्स को इम्प्लीमेंट करनी, उन्हें पता है कि हाँ भी हम बस उन्हें ये बताया जाता है कि तुम्हें काम कैसे करना है, तो उनको वर्कर तो बना दिया, लेकिन अगर उनको मैनेजर्स बनाना है तो हमें उन्हें पावर देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी। वो इसमें नहीं दी जाती, वो किस में दी जाती है, सेंट्रलाइजेशन में। इसीलिए बोला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये वर्कर प्रोड्यूसिंग इन्वायरमेंट है। क्या है, वर्कर प्रोड्यूसिंग इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स डिक्रीज इन द मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का मोराल क्या जाता है, डाउन होता है। क्यों डाउन होता है एम्प्लॉयज़ का मोराल, क्योंकि उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता मैनेजमेंट के अंदर, जिसकी वजह से उनका मोराल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। नेक्स्ट कम्स डिले इन डिसीजंस को लेने में भी क्या होती है, डिले होती है। क्यों डिले होती है डिसीजंस को लेने में, क्योंकि
जो आप कह लीजिए डिले इन डिसीजंस, क्योंकि जो डिसीजंस है वो किसने लेने हैं, सिर्फ कुछ एक बंदों ने लेने हैं। तो वो हम कोई भी डिसीज़न ऐसे बिना परखे नहीं लेंगे, हर डिसीज़न को लेने में टाइम लगता है। और ओवरऑल अगर बहुत सारे डिसीज़न ले जाएं तो डिले हो जाएगा, डिसीजंस नहीं ले पाएंगे तो काम में भी देरी होगी। Next comes the ineffective control. Centralization causes both increase and decrease in control. Since there is no carelessness on the part of top level managers, the control becomes ineffective. Centralization no doubt increase भी करता है और decrease भी करता है control को. Since there is no carelessness on the part of top level managers, the control become effective. बहुत अच्छी बात है, इस पॉइंट में भी ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। इनइफेक्टिव कंट्रोल में, इनइफेक्टिव कंट्रोल में देखिए होता क्या है कि जो सेंट्रलाइजेशन है ये क्या करता है, दो चीज़ें बताई हैं, इंक्रीज भी करता है कंट्रोल, डिक्रीज भी करता है, ठीक है। सिंस देयर इज़ नो केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स, कंट्रोल बिकम्स इफेक्टिव। हमें पता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने क्या लेने हैं, डिसीज़न लेने हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स ने अगर डिसीजंस लेने हैं तो वो क्या करेंगे कि बिना किसी चूक के वो अच्छे से डिसीज़न लेंगे, जिसकी वजह से कंट्रोल क्या हो पाता है, इफ़ेक्टिव हो पाता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम, लेकिन अगर सेम टाइम पर बात करें, दैट इज़ डिफ़िकल्टी ऑफ होल्डिंग द एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग एक्शंस। लेकिन कई बार क्या होगा, अगर किसी एम्प्लॉय ने रॉन्ग एक्शन कर भी दिया है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता तो इजीली हम उसको पकड़ पाते, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में उसको पकड़ना क्या हो जाता है, मुमकिन नहीं होता। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमारा इनइफेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा। तो इस पॉइंट में दोनों तरीके से करना है, फ़ायदे में भी लेकर चलोगे, नुकसान में भी। फ़ायदा तो है कि टॉप लेवल ने लेना है तो गलती के चांस नहीं होंगे, इफेक्टिव कंट्रोल होगा। लेकिन नुकसान क्या है कि हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को जिसने रॉन्ग एक्ट भी कर दिया उसको पकड़ना मुश्किल है, तो इस वजह से इनइफेक्टिव कंट्रोल होगा ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट कम्स दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। Because of the distance between the place of work and place where the decisions are taken, the superior fail to understand the problem of subordinate. देखिए, जो डिसीज़न है वो लेता है टॉप लेवल, पहले भी बात बताई थी। इम्प्लीमेंट कहाँ पर होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे मिडल पे और लोअर पे, मतलब जहाँ पर भी काम हो रहा है, वर्क हो रहा है वहाँ पर। और ये डिसीज़न वाली, तो जो ये बीच का गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा है, वाइड है। इस केस में कई बार क्या होता है कि जो ये सुपीरियर्स हैं, जो ये सुपीरियर हैं, ये सबऑर्डिनेट की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स क्या हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन इनिशिएटिव। Because of the lack of authority and the subordinate pays no heed to the problems appearing in their work sphere, nor they try to understand them. This inevitably kills their initiative. कई बार क्या होता है कि जो अथॉरिटी है और सबऑर्डिनेट्स हैं, लैक ऑफ अथॉरिटी और लैक ऑफ अथॉरिटी की वजह से जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पे करते किनको, जो भी प्रॉब्लम्स वर्क स्फीयर पे अराइज हो रही हैं, और ना ही उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेवियर ही नहीं शो करते, जिसकी वजह से इनएविटेबली उनके डिसीजंस क्या हो जाते, इनिशिएटिव्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। देखो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। सेंट्रलाइजेशन हो गया, डिसीजंस कौन लेंगे, टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ ही लेंगे। कई बार आपको लगता है कि हमारे आसपास कोई प्रॉब्लम है, हमें सॉल्व करना चाहिए, ये प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अगर इस तरह से डिसीज़न लेते ना तो ये प्रॉब्लम बड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाती। कई बार अपने माइंड में आप ये चीज़ सोच रहे होते हैं, बट आपको पता है कि यहाँ पर डिसीज़न किसने लेना है, टॉप ने लेना है, तो आप हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं कि हाँ हम बताएं, पता नहीं हमारी ये चीज़ मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसकी वजह से भी आप इनिशिएटिव लेने से क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं। तो ये किस में होता है, सेंट्रलाइजेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स नॉट पॉसिबल। प्रॉफिट सेंटर्स नहीं बन पाते, जैसे आपको मैंने बताया था जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, A, B, C डिफरेंट लेवल पे प्रॉफिट सेंटर्स बनते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे P&L स्टेटमेंट्स बताते हैं, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन,
नेक्स्ट जो सेकेंड लास्ट इसकी डिसएडवांटेज है वो है प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं टॉप हायरार्की के, दे फेस डिफ़िकल्टी इन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। देखो प्रॉब्लम कैसे होगी कम्युनिकेशन की इसमें, बिल्कुल अगर आपने सेंट्रलाइजेशन पढ़ा होगा उसकी एडवांटेज में था और इसकी वो डिसएडवांटेज बन गई। देखो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो सपोज सबसे पहले तो डिसीज़न कौन लेगा, टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ लेंगे। जब इन्होंने क्या लेने हैं, डिसीज़न लेने हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन पड़ी है किसी और के पास, ठीक है, जो जूनियर लेवल के होंगे एम्प्लॉय, सुपीरियर या मिडिल लेवल के, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी यहाँ तक, तब जाके डिसीज़न ले पाएंगे। और कई बार कम्युनिकेशन की भी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट कम्स एक्सपेंशन ऑफ मार्केट इम्पॉसिबल। वही है, मार्केट को एक्सपांड करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, बट सेंट्रलाइजेशन में कुछ एक पर्सन को ही सारा काम करना है, जिसकी वजह से वो मार्केट में प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स ये थी कुछ एक लिमिटेशन सेंट्रलाइजेशन की। आप इसका एक बार आराम से बैठकर दोनों वीडियोस अच्छे से चेकआउट करो, फिर अपने माइंड में सोचो क्या क्या डिफरेंसेस दोनों में हो सकते हैं, उसको नोट डाउन करो। बुक में भी आपका डिफरेंस दिया हुआ है, उसके साथ मैच करो अपने पॉइंट्स को, और देखो बुक में क्या नए पॉइंट्स दिए हैं और आपके क्या बनते थे। यह आपका टास्क है, आप करेंगे, इससे पता लग जाएगा कि आपको वीडियो कितनी अच्छे से समझ आई। आई थिंक मैंने सारे के सारे पॉइंट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के करे हैं कवर वीडियो के अंदर। स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स और क्वेरीज ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर कवर होता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो मैंने आपको बता ही दिया है उसका सॉल्यूशन क्या है, कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद अ वेरी न्यू चैप्टर। और अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 11, स्टाफिंग। क्लियर? तो टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।